हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम अपनी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, हिंदी व्याकरण का। तो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। तो बच्चों, आज हम अपनी भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम भाषा देखते हैं। भाषा, मनुष्य एक जिज्ञासु, ठीक है बच्चा, मनुष्य जो है वो एक जिज्ञासु तथा विवेकशील प्राणी है। ठीक है, वह अपने आसपास विभिन्न गतिविधियों को होते देखता है, समझता है तथा उन्हें दूसरे को समझाना भी चाहता है। इसलिए वह मन के भावों को व्यक्त करने के लिए संकेतों का सहारा भी लेता है। पर संकेतों द्वारा व्यक्ति विचारों की एक सीमा होती है। संकेतों द्वारा विचारों को गहराई से प्रकट नहीं किया जा सकता है। जैसे बच्चों देखो, यहाँ पर दो पिक्चर दे रखी हैं, यहाँ पर हम संकेत भी देख रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। दो पिक्चर द्वारा आपको हम अच्छे से समझा रहे हैं। पहले चित्र में यातायात सिपाही संकेतों द्वारा यातायात को नियंत्रित कर रहा है। दूसरे चित्र में नन्हा शिशु अपनी माँ से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। संकेतों के माध्यम से बात स्पष्ट नहीं हो पाती। ठीक है बच्चा, अतः मनुष्य को एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा वह अपने विचारों को व्यक्त कर सके। वह माध्यम है भाषा। वह माध्यम क्या है मेरे बच्चा? भाषा। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने विचारों को अलग प्रकार की ध्वनियां निकालकर प्रकट करते हैं, परंतु उन ध्वनियों को भाषा नहीं कहते। मनुष्य द्वारा उच्चरित ध्वनि ही भाषा कहलाती है। जो मनुष्य बोलते हैं, जो मनुष्य द्वारा होते हैं, वो ही भाषा कहलाते हैं। तो मेरे बच्चा, आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चा, भाषा केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने विचारों को अलग प्रकार की ध्वनियां निकालकर प्रकट करते हैं, परंतु उन ध्वनियों को भाषा नहीं कहते हैं। मनुष्य द्वारा ही उच्चारित ध्वनि ही भाषा कहलाती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष, बच्चा समझ रहे हैं ना, संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। अतः मनुष्य अपने मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है, वही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा? भाषा होती है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन में उठे रहे विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों को पढ़कर तथा सुनकर समझता है। विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं, भारत में प्रमुख रूप से आर्य तथा द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसके साथ साथ विभिन्न राज्यों में हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है बच्चा, विश्व के अन्य देशों में बोली जाने वाली भाषाएं फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, स्वाहिल, सिहनी, जर्मन, चीनी आदि। भाषा के रूप, तो बच्चा अब बात करेंगे भाषा के रूप के। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है बच्चा, समझ आया भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक और लिखित। ठीक है बच्चा, आपने पहले भी पढ़ा होगा, पहली भी बुक में आपको पढ़ाया गया है। अब आइए सबसे पहले बात करते हैं मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग हम वार्तालाप करने, टेलीफोन बातचीत, साक्षात्कार करने, पढ़ाने, समझाने, संगीत सुनने तथा कमेंट्री इत्यादि के लिए करते हैं। मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम बच्चा लिखित भाषा की। जब मनुष्य लिखकर अपने विचार व्यक्त करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, लिखित भाषा में वर्णों का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा का विकास मौखिक भाषा के बाद हुआ। इसका प्रयोग पत्र व्यवहार करने, कहानी और कविता लिखने के लिए किया जाता है। महान तथा अज्ञानी लोगों के विचार पुस्तकों में लिखित रूप में सुरक्षित हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद, उपनिषद आदि भाषा के लिखित रूप में जीवंत उदाहरण हैं। अब बात करते हैं बच्चा लिपि की। मनुष्य को जब दूर स्थित लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाने की आवश्यकता हुई, तब उसने मुख से निकली मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया वे चिन्ह लिपि कहलाते हैं। किसी भी भाषा को
किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा में हर ध्वनि के लिए एक निर्धारित चिन्ह होता है। इन चिन्हों से ही मौखिक भाषा को लिपि रूप दिया जाता है। बच्चा समझ आ रहा है ना? आगे देखिए, दुनिया की अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, अक्षरों की खोज लगभग 6000 वर्ष पहले हुई। कुछ लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। तो बच्चा अब हम कुछ लिपियों के नाम देखेंगे। ठीक है, लिपि और भाषा। देखिए यहाँ पर लिपि है और यहाँ भाषा है। देवनागरी और भाषा है हमारी हिंदी, संस्कृत, गुजराती, नेपाली, मराठी, कोंकणी। ठीक है, गुरुमुखी हमारी क्या है? लिपि है। और भाषा क्या है? पंजाबी, फारसी और उर्दू। ठीक है, भाषा जो है हमारी उर्दू है और लिपि हमारी फारसी है। लिपि रोमन है और भाषा अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि है। ठीक है, लिपि बांग्ला है और भाषा बांग्ला। चित्रलिपि चीनी भाषा। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे बोली। अब बात करेंगे हम बोली की। बोली भाषा का प्रारंभिक रूप होती है। यह एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। ठीक है बच्चा, इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता। इसमें साहित्य की रचना नहीं बल्कि लोकगीत तथा लोक कथाओं की रचना होती है। जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। हिंदी हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बोली जाती है, पर हर जगह उसका रूप थोड़ा बदल जाता है। जैसे ब्रज, अवधी, मगही, बुलंदखड़ी, पहाड़ी, मारवाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी आदि हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है बच्चा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा और बोली में अंतर। बच्चा अब बात करेंगे भाषा और बोली में अंतर की। ठीक है, भाषा क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक होता है जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। भाषा का अपना लिखित साहित्य तथा व्याकरण होता है जबकि बोली का अपना लिखित साहित्य नहीं होता है। ठीक है, अब बात करेंगे उपभाषा की। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है तो बोली उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज तथा अवधी हिंदी की बोलियां हैं, इसमें साहित्य की रचना हुई, अत्यंत ये उपभाषाएं बन गई। ठीक है, हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलना और लिखने में समान है। अब बात करते हैं राजभाषा की। हिंदी हमारी राजभाषा है। प्रतिवर्ष हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में 18 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है बच्चा। ठीक है, आगे देखेंगे हम मानक भाषा। बात करेंगे मानक भाषा की। ठीक है, मानक भाषा विद्वानों व शिक्षकवादियों द्वारा भाषा का मान्य तथा स्वीकृत रूप ही मानक भाषा कहलाता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इस कारण इस पर बोलियों और उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में भाषा में वर्णों या शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं जिससे शब्द के मानव तथा शुद्ध रूप को पहचानने में कठिनाई हो जाती है। यही कारण है कि भाषा के जिस रूप को विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत किया जाता है उसे भाषा का मानक रूप कहते हैं। जैसे बच्चा अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। अमानक रूप और मानक रूप। यहाँ अमानक रूप है और यहाँ मानक रूप है। नए और नए। देखो बच्चा, नए हम इस तरह भी अमानक रूप हो गया नए लिखने का और यहाँ मानक रूप हो गया नए लिखने का। ठीक है, द्वैध, ये द्वैध है। चाहिए, चाहिए। पत्ता, पत्ता। ठीक है बच्चा, वह लिखने में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अंत, अंत, संबंध, संबंध और दंड, दंड। पाएंगे और पाएंगे। ठीक है बच्चा, हिंदी के मानव, वर्ण और वर्तनी। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार मानव, हिंदी, वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। यहाँ कुछ बिंदु दे रखे हैं बच्चा, कुछ पॉइंट देखें, आप इन्हें अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ठीक है, संयुक्त वर्ण पाई हटाकर घुंडी को आधा कर तथा हलंत लगाकर बनाए जाते हैं जैसे पत्ता, चिन्ह, पक्का आदि। ठीक है, संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएंगी जैसे पढ़ा, करता है। अव्यय पृथक लिखे जाएंगे जैसे आपके साथ, यहाँ तक। श्री जी आदि भी अलग लिखे जाएंगे जैसे श्री, शर्मा, शर्मा जी। विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों में पृथक तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखे जाएंगे जैसे संज्ञा रोहन को। ठीक है, सर्वनाम उसको।
क्रिया विश्लेषण अव्यय आदि में य बै की जगह स्वरात्मक प्रयोग किए जाएं, जैसे गई, गई, ठीक है बच्चा, हुआ और हुआ, किए, आए, नहीं, हुआ आदि मानव रूप हैं। यहाँ यह शब्द का मूल तत्व हो वहाँ वह यही रहेगा, जैसे स्थायी अवयवी भाव दायित्व आदि में यह के स्थान में ई नहीं आएगा। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के नाम पर स्थान पर अनुस्वार आएगा। अनुस्वार व अनुशासिक दोनों चिन्ह प्रयोग में आएंगे। ठीक है बच्चा, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा व चंद्र बिंदु दोनों के लिए स्थान का अभाव हो जाता है, अतएव अनुसार लगाया जा सकता है, जैसे मैं अन्यंत्र चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे पृथक, महान आदि। कुछ शब्द दोनों रूपों में मानक हैं, जैसे गर्मी, गर्मी, गर्दन, गर्दन आदि। तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, इसे न लिखने की छूट है, जैसे ऐधर्ध, अर्ध, तत्व, तत्व। ठीक है, तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे दुख और दुख। ठीक है, लेर का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे पढ़कर, दौड़कर आदि। मातृभाषा, अब बात करेंगे बच्चा मातृभाषा की। ठीक है, जो भाषा बच्चा सर्वप्रथम अपने घर में अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चा भाषा का पहला पाठ अपनी माँ से सीखता है। जो भाषा माँ बोलती है वही भाषा बच्चा उसे सीखता है। जैसे यदि माँ पंजाबी बोलती है तो बच्चा पंजाबी सीखेगा। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे पंजाबी ही उसकी मातृभाषा होगी। इसी प्रकार अलग अलग प्रांतों में रहने वाले की मातृभाषा भी अलग अलग हो सकती है, परंतु मानक भाषा ही एक होती है। ठीक है बच्चा, बात करेंगे साहित्य की। किसी भी भाषा में लिखित ज्ञान का संचित भंडार साहित्य कहलाता है। साहित्य में किसी भी देश तथा जाति के विचार लिखित रूप में संचित होते हैं। साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। गद्य साहित्य में हम अपने विचार कहानी, निबंध तथा नाटक के रूप में प्रकट करते हैं, जबकि पद्य साहित्य में हम अपनी बात कविता के रूप में प्रकट करते हैं। महादेवी वर्मा के स्मरण, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां तथा उपन्यास गद्य साहित्य के उदाहरण हैं। इसी तरह से सूरदास के पद, तुलसीदास के दोहे, चौपाई, गीत, कविता, गजल, पद, छंद आदि पद्य साहित्य के उदाहरण है मेरे बच्चा। आगे देखेंगे व्याकरण। ठीक है, व्याकरण पढ़ेंगे अब हम। वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। भाषा के कुछ नियम होते हैं, व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं। बात करेंगे व्याकरण के अंग की। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है बच्चा, अब सबसे पहले बात करेंगे वर्ण विचार की। ठीक है, वर्ण विचार, इसके अंतर्गत हम वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियमों आदि के विषय में सीखते हैं। अब बात करेंगे शब्द विचार की। इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण तथा शब्द भेद आते हैं। बात करेंगे वाक्य विचार की। इसके अंतर्गत वाक्य विचार, रचना, इसके भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य विग्रह तथा विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार करते हैं। आइए नजर डालते हैं अब तक हमने क्या सीखा। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मानव विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित भाषा। भाषा को लिखने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप से बोलना सिखाता है। तो बच्चों, आज का ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो, समझ आया हो। अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।